नहीं पता इस बात का, एक एक उनकी कार्रवाई का, एक एक रूट का सारा इंटेलिजेंस के इदारों को पता है। तो हम अगर वहाँ पे इदारे, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे बैठे हैं या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो क़याम अमन के लिए कर रहे हैं। वो कब ये चाहते हैं कि वहाँ पे टेंशन ज़्यादा हो। लेकिन ये जो लोग हैं वहाँ पे, कोई जो खवारिज है, ये आपका क्या ख्याल है, कोई इस्लाम के लिए वहाँ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? किसी का मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है इनका। ये सारा वहाँ पे स्मगलिंग है, लूट मार है, उनके अपने जाती फायदे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडे हैं, इंडिया स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं। इंडिया मार्का हक में मार खाने के बाद अब वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के केपी में, बलूचिस्तान में BLA के जरिए वो सपोर्ट कर रहा है। अभी तो क्रिकेट के मैदान में ये एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रही है। ये क्रिकेट के मैदान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कि किसी मुल्क ने इस भौंडे तरीके से खेल के मैदान में सियासत को इन्वॉल्व किया हो, उस पर इतना एक्सपोज हुआ हो, उसके जहन का छोटापन जो है वो यहाँ पे नज़र आया है। यानी एंटायरली इट्स अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो इंडिया जो है वो मार्का हक में भी ख्वार हुआ है, बेइज्जत हुआ है, और ये खेल के मैदान में भी मैच जीत जाना, मैच में वो हार और जीत जो होती है, ये कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती। बेइज्जती वो है जो उनका रवैया रहा है तीनों मैचों में, और उसके बाद एंड पे उन्होंने ट्रॉफी भी नहीं ली, और उसके बाद जनाब एक्टिंग करके हवा में जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे ट्रॉफी उछाल रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल मस्खरे लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब अख्तिताम की तरफ हम चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, सलमान साहब ये कहते हैं कि अगर मायने खेज मज़ाकरात हों, बातचीत हो, और माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं, तो फिर उसके ऊपर सोचा जा सकता है। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान जिन चैलेंजेस से और जिन मराहल से गुजर रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। पाकिस्तान के पास जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हमने इससे फ़ायदा उठाना है। और जो सलमान अकबर राजा साहब ने जो बात की है, आए इसमें अपना हिस्सा डालें। बातचीत पाकिस्तान की 5-6 चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करें जी कि पाकिस्तान की दफ़ा के लिए हम इकट्ठे हैं, मैशत की तरक्की के लिए इकट्ठे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए हम इकट्ठे हैं, क्लाइमेट के लिए हम इकट्ठे हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए हम इकट्ठे हैं। आए ये 4-5 चीज़ों तो ऐसी है ना जिनके ऊपर तो मैं कहता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं या हम मुहब्बे वतन हैं, मैं नहीं कहता आप नहीं हैं, अगर आप ये दावा रखते हैं, इसके ऊपर तो कोई आपस में वो नहीं है। आपके दोस्त कहते हैं ना, आपके मतलब साथी कहते हैं ये दोस्त हैं, दहशतगर्दों के दोस्त। दहशतगर्द जो आज उन्होंने असेंबली में किया, मैंने भी आपको ये कहा, अच्छा ठीक है, ये आप जाने अनजाने में दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं, आपका ये अमल उनको फ़ायदा दे रहा है। पाकिस्तान की अवाम के अंदर आप गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि वहाँ पे वो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। कतई नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना वो कोई भी रियासत होगी वो करेगी। वो रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं, और आप अगर उनका साथ देंगे तो आप भी रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन इनके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, लेट मी से दैट, वो रियासत के खिलाफ दहशतगर्द बंदूक उठाएं, वो उनके साथ हैं। इंडिया रियासत के खिलाफ लड़े, वो उनके साथ हैं। इमरान खान ट्वीटें करे रियासत के खिलाफ, वो उनके साथ हैं। इंडिया के मामले पे तो उन्होंने आप लोगों को सपोर्ट किया है डॉक्टर साहब, नहीं किया है, लेकिन मैं अब कहना नहीं चाहता, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। इंडिया के मामले में पूरी कौम मुत्तहिद हुई है, उसमें वो लोग भी हैं, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने छोटे मकासद के लिए रियासत को अगर आप चाहते हैं कि ये कमज़ोर हो और आपका उसमें से कोई फ़ायदा निकले, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह रियासत मजबूत है, मजबूत रहेगी, और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। आपने डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ सुना और मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज जो इस वक्त पाकिस्तान है, चाहे वो ऐवान के अंदर की हों, ऐवान के बाहर की हों, क्रिकेट की हों, सब पर डॉक्टर साहब का आपने एक भरपूर मौक़िफ़ सुना। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के दौरान सामने आने वाले तनाज़े पर ज़रा बात करेंगे, जो डॉक्टर शम्मा जुनेजो की वहाँ मौजूदगी और उनकी इसराइली सफारतकार से मुलाकात की तस्वीर से मुतल्लिक है। जबकि दफ्तर ख़ारजा उनके इस दावे की तरदीद कर रहा है कि वो पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा नहीं थी, और दूसरी जानिब UN हुकाम का दावा है कि डॉक्टर शम्मा जुनेजो को बाकायदा क्लियरेंस दी गई है। असल माजरा क्या है और इस तनाज़े ने कैसे जन्म लिया, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या तफसीलात हैं। हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं अनस मलिक, जो कि एशिया वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पाकिस्तान हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अनस, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो डॉक्टर शम्मा जुनेजो की UNGA में पाकिस्तानी वफ़द के इंक्लोजर में मौजूदगी का तनाज़ा खड़ा हुआ है, तो इसकी बुनियाद क्या बनी है? जबकि दफ्तर खारजा तो ये कह रहा है कि उनका नाम तो मंजूर शुदा लेटर ऑफ क्रेडेंस में था ही नहीं, और दूसरी तरफ UNGA हुकाम ये कंफर्म कर रहे हैं कि शम्मा जुनेजो को बाकायदा क्लियरेंस दी गई थी। असल कहानी है क्या और गलत बयानी कौन कर रहा है, आप कुछ बता सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आशिफा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, दोनों साइडें गलत बयानी नहीं कर रही। हाँ, पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जब कहती है कि लेटर ऑफ क्रेडेंस उनको जारी नहीं किया गया,
तो वो भी बात उनकी दुरुस्त है, और जब UN कहता है कि उनको बाकायदा क्लियरेंस दी गई तो वो बात भी उनकी दुरुस्त है। अब मामला ये है कि दोनों में से कोई साइड जो है, बल्कि 3 फरीक़ों में से कोई भी साइड यहाँ पर पूरा सच नहीं बोलने को तैयार। जब शमा जुनेजो को डेलीगेट पास दिया गया तो लेटर ऑफ क्रेडेंस की ज़रूरत इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि लेटर ऑफ क्रेडेंस उन्हीं के लिए लिखा जाता है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल या किसी फोरम पर बोल रहे होते हैं। वो तो सिर्फ एक डेलीगेट थी, तो इसलिए उनको लेटर ऑफ क्रेडेंस जारी करने की दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते अनस के दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ गलत है या फलाने का मौक़िफ़ गलत है, लेकिन मैं जो आपसे पूछ सकती हूँ फिर वो मैं ये पूछ सकती हूँ कि शम्मा जुनेजो अगर दुरुस्त कह रही हैं कि उन्हें न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर लिखने का टास्क मिला हुआ है ऑफिशियली बाकायदा तौर पर, बल्कि वो पाकिस्तानी वफ्द का भी हिस्सा थी, तो फिर ये फॉरेन ऑफिस के लिए कोई बड़ी एम्बेरसमेंट किस्म की सिचुएशन नहीं बन गई है जो तनाज़ा खड़ा हो गया? इट शुडंट हैव बीन एन इशू। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ गलत नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडेंस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर शमा जुनेजो भी पूरी बात सही से नहीं बोल रही। वो बिल्कुल पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा ज़रूर थी, लेकिन वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम अज़ कम अक़वाम मुत्तहिदा के लिए लिखी जाने वाली लिखने वाली तकरीर की टीम का हिस्सा नहीं थी। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि वो उन्होंने बाजी में कोई तकारीर लिखी होंगी, लेकिन वो कम अज़ कम इस स्पीच कमेटी के अंदर जो है वो इसका हिस्सा नहीं थी। उसमें 2 वज़रा और चंद लोग शामिल थे जिनके नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख से आपको बता सकता हूँ कि शमा जुनेजो अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा में जो वज़ीर आज़म का ख़िताब है उसको लिखने वाली टीम का हिस्सा नहीं थी। एम्बैरसमेंट तो है, लेकिन ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों साइडों में से कोई साइड या कोई फरीक पूरा सच बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग कि कोई दोनों साइड्स में से कोई पूरा सच नहीं कौम के सामने रख रहे। अच्छा अनस, फाइनली ये भी बताइए कि आपने पूरी UNGA कवर की है, आपने शमा जुनेजो को वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ समेत पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान के साथ न्यूयॉर्क में कितना मुतहर्रिक और इंगेज देखा है? देखें, GA की साइडलाइंस के ऊपर तो हम देखते हैं लोगों को वज़रा के साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, और ख़ास तौर पे जो लोग वज़ीर आज़म के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका एक प्रिविलेज एक्सेस होता है। लेकिन ओवरऑल जो जैसे अगर हम UNGA की बात करें, जो वज़ीर आज़म का विज़िट है 5 दिन का, उसमें मैंने उनको ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं देखा। चंद मासिवाए चंद मुलाकातों के, बल्कि एक ही मुलाकात मुझे जहाँ तक याद पड़ती है उसमें वो बैठी हुई थी, और ये उसके अलावा ये एक मीटिंग। लेकिन लार्जली स्पीकिंग इशू ये नहीं है, इशू यहाँ पे आ जाता है कि ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो कि हमने पिछले हुक्मरानों में भी देखा, चाहे वो पिछली हुकूमत थी या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, जिनको इस तरह का प्रिविलेज्ड एक्सेस दिया जाता है और फिर वो बात का बतंगड़ बना के उस प्रिविलेज्ड एक्सेस को अब्यूज़ करते हैं और या उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा इशू है वो वेटिंग और स्क्रूटनी का है, और मेरे ख्याल से इस पूरी सागा के बाद वो वेटिंग और स्क्रूटनी का अमल मज़ीद सख्त हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करें मलिक। नाजरीन, न्यूयॉर्क से हमें बड़ा कॉशियसली बता रहे थे कि दोनों फरीकैन में से कोई भी मुकम्मल सच नहीं शेयर कर रहा है और कोई भी मुकम्मल तौर पर गलत बयानी भी नहीं कर रहा है। अब आने वाले वक्तों में देखते हैं कि किस तरीके से इस किस्म की जो एम्बैरेसमेंट सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, जो कि बेसिकली एक नॉन इशू है, पूरे मीडिया को भी उसकी तरफ लगा दिया जाता है, फोकस हमारा भी डाइवर्ट हो जाता है। इन चीज़ों को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, और तारिक फजल चौधरी साहब ने भी, आपने सुना कि उन्होंने भी ये कहा कि इस इशू को मजीद अप्रूव करेंगे हम कि ये क्या मामला हुआ, क्या माजरा हुआ।